हेलो बच्चों, मैं एल के सिन्हा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम एक नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम कक्षा 9वीं में एक नया अध्याय पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें मैं आप लोगों को अध्याय 4 की गति का अगला अध्याय पढ़ाने जा रहा हूँ। जी हाँ, आज हम कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय में अध्याय 4 गति का तीसरा भाग पढ़ेंगे। तीसरा भाग कहने का अर्थ होता है कि इससे पहले मैंने आप लोगों को 2 भाग में वीडियो भेज दिया है। इसके आप लोगों ने देखा, आई होप सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि किसी ने मुझे दोबारा क्वेश्चन नहीं किया अभी तक फ़ोन करके। तो आज मैं आप लोगों के लिए गति का तीसरा भाग और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी इसमें लेकर आया हूँ, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। और अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार मुझे ज़रूर पूछिएगा कि उसे लिखना किस प्रकार से है। मैंने अभ्यास प्रश्न इस वीडियोस के अंत में पहले से दे दिया है, ताकि आप लोगों को अच्छे से वो समझ में आ जाए कि वो किस प्रकार से हैं और क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम आज गति के तीसरे भाग में चाल गति की। तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। सदिश, अदिश राशि, एसआई, मात्रक, दूरी, विस्थापन, गति और वेग, इतनी चीज़ों का इसमें हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सरल रेखीय गति, याद है मैंने पहले वीडियो में इसके बारे में थोड़ा सा बताया था कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन करती है तो उसे क्या कहते हैं? सरल रेखा गति कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए मीटर में लिखा हुआ एक सीधी सड़क है। सीधी सड़क में अगर कोई वस्तु गति करती है तो मूल बिंदु क्या हो उसका? 0। मूल बिंदु 0 है और वो दोनों तरफ गति कर सकता है। दाएं तरफ भी गति कर सकता है, बाएं तरफ भी। अगर वो दाएं तरफ गति करते हुए कितने मीटर? 3 मीटर, तो वस्तु की स्थिति कितनी हुई? 3 मीटर की दूरी पर स्थित हुई। ठीक है, ये वस्तु की किसको बताती है? गति को बतलाई, साथ ही साथ उसकी दिशा को बतलाई और निर्देश बिंदु को भी बताती है कि वो कौन सी दिशा में गति करती है। ठीक, तो ये एक निर्देश बिंदु के रूप में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे अगर वो धनात्मक है, अगर वो बाईं तरफ होता तो क्या होता? ऋणात्मक। देखिए मीटर में उसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चीज़ों को क्या किया गया है? बताया गया है। ठीक है, तो इसके आधार पर भी हम ये चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं कि वस्तु सरल रेखीय गति किस प्रकार करती है, दाईं तरफ या बाईं तरफ। साथ ही साथ ये दिशा को भी बतलाता है। दिशा का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जिसकी एक निश्चित दिशा होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। मूल बिंदु जहाँ से गति प्रारंभ होता है उसे मूल बिंदु कहते हैं, और प्रारंभिक से अंतिम के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। लेकिन इसमें दिशा को भी बता रहे हैं जो निर्देशों को बतला रहा है। ठीक, तो इस तरीके से ये वस्तु की स्थिति की गणना स्पष्ट और सरल हो जाती है। अगर वस्तु कितने 5 मीटर की दूरी करती तो वस्तु की स्थिति कितनी होती? +5 मीटर होती। दिशा भी वही होती, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए पहले वस्तु ने 3 मीटर की दूरी तय किया, फिर वस्तु 5 मीटर की दूरी तय कर रहा है। यानी प्रारंभ और अंतिम दोनों में वो दूरियां तय कर रहे हैं। किससे? मूल बिंदु से। अब सदिश व अदिश राशि की बात करें, मैंने पहले बताया जिसकी दिशा निश्चित होती है वो सदिश। तो इसके आधार पर हम वस्तु की स्थिति, बल, तापमान और द्रव्यमान की भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस वस्तु की स्थिति के आधार पर। जैसे दरवाजे को मैं अगर क्या करूं? धक्का दे रहा हूं, ठीक है, तो वो नहीं खुल रहा है, नहीं खुल रहा है, नहीं खुल रहा है। मैं उस पर बल लगा रहा हूँ लेकिन खुल रहा है क्या? वो नहीं खुल रहा है। धक्का दिए जा रहा हूँ लेकिन वो खुल नहीं रहा। ठीक है, फिर अचानक
मेरे मन में दिमाग आया कि मैं उसे करूँ क्या कि दरवाज़ा अगर नहीं खुल रहा। तो मैंने क्या किया, उसे अपनी तरफ खींचा। अपनी तरफ जैसे ही खींचा वो दरवाज़ा क्या हो गया, खुल गया। तो दरवाज़ा अगर खुला तो पहले भी मैंने बल लगाया था लेकिन नहीं खुला, लेकिन बाद में जब बल लगाया तो दरवाज़ा क्या हो गया, खुल गया। इसका मतलब यही है कि बल की एक दिशा भी निश्चित होती है। ठीक है, बल की क्या होती है, दिशा निश्चित होती है। उसमें होने वाली गति उस पर लगाए बल पर निर्भर करती है। तभी तो बल मैंने वापस लेते हुए जब खींचा, अपनी तरफ खींचा बल लगाकर, तो दरवाज़ा क्या हो गया, खुल गया। ठीक है, एक दीवार पर भी हम किसी चीज़ को आधार मानकर रखें और किसी दूसरी चीज़ को छुएं तो आसानी से हम क्या करें, अगर बल लगाएं और एक तरफ खींच के रखें, ठीक है, तो आसानी से अपनी वास्तविक स्थिति पे हम रह सकते हैं। मतलब हमारा बल जो है वो ऊपर की ओर लगा हुआ है लेकिन हम नीचे की ओर गति कर सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ होता है कि गति और बल का अपना एक संबंध होता है जिसमें के आधार पर F बराबर होता है ma। ठीक है, मतलब द्रव्यमान के आधार पर गति होती है और उस पर लगाए गए बल पर निर्भर करता है। अब हर चीज़ों को मापने की इकाई होती है, तो भाई कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा हो उसे मापने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। दूरी को हम मीटर और वजन को हम किलोग्राम से मापते हैं। 500 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम। तो इस प्रकार से सदिश और अदिश की गणना की जा सकती है, परंतु इस प्रकार से हम 500 किलोग्राम, ग्राम और 2 किलोग्राम आदि से वस्तु का क्या द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, द्रव्यमान। तो सदिश मात्राएं वे मात्राएं होती हैं जिनके साथ दिशा जुड़ी होती है, मतलब जिसकी एक निश्चित दिशा होती है। अभी तक मैंने जितने प्रयोग कराए वो सभी में। और अदिश वे मात्राएं होती हैं जिनके साथ दिशा नहीं जोड़ी जा सकती। वस्तु की स्थिति उसके बल पर निर्भर करती है, जबकि तापमान और द्रव्यमान ये अदिश मात्राएं जिनके साथ दिशा नहीं जोड़ी जा सकती। अब आता है मात्रक। मात्रक कहने का अर्थ हुआ कि उन्हें मापने की इकाई किससे प्रदर्शित करते हैं, वो उनके क्या कहलाते हैं, मात्रक कहलाते हैं। ठीक, तो जैसे कि मात्रक कहने का अर्थ हुआ कि यह एक संदर्भ मानक है जिसके संदर्भ में किसी भी भौतिक मात्रा को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। मापन इसी पर निर्भर कहलाता है। जैसे किसी की हाइट 5.5 इंच है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक मापने की इकाई। लेकिन किसी का 5.5 इंच है लेकिन वो मीटर में है, सेंटीमीटर में है, किस में है, ये मापने की अलग अलग इकाई हो सकती है। परंतु इस मापने की इकाई की एक मात्रक जरूरी होता है। मापने की किसी न किसी चीज़ के अनुसार से आवश्यकता पड़ती है और उसी के अनुसार से उस मात्रक को दिया जाता है। ठीक है, हम सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, मीटर में भी नाप सकते हैं और इंच में भी नाप सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूं तो दूसरा चीज़ आ जाता है, एक हमारा मात्रक क्या आता है, भार। भार को भाई हम, जैसे मैंने कहा 125 किलोग्राम कहा, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि मेरा भार कितना है, 125 किलोग्राम है। ठीक है, मतलब मेरा उतना वजन है। अगर मैं कहूँ 125 तो क्या समझ में आएगा आपको, 125 को समझ में आ रहा है। 125 के साथ मैंने कुछ चीज़ लगाया, लीटर, मीटर, किलोग्राम, कुछ भी लगाया क्या, नहीं, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने अपना भार कितना बताया, 125 किलोग्राम बताया। तो किलोग्राम क्या हो गया, उसकी मात्रक हो गई। तो यूनिवर्सल इस ब्रह्मांड में जितने भी हैं वो सभी को, वस्तुओं को मापने की एक इकाई है किलोग्राम द्रव्यमान की। किलोग्राम, ग्राम, टन, ऑन्स, ये सब में हम क्या कर सकते हैं, उसे माप सकते हैं। और इन्हीं के अनुसार से इसके मापने की इकाई बनी है कि द्रव्यमान को भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं इसके मात्रकों के आधार पर। ये द्रव्यमान का अपना एक मात्रक है। हम सामान्यतः किसमें, ग्राम और किलोग्राम में नापते हैं द्रव्यमान को। ठीक है, तो जैसे लंबाई का मात्र ईसाई मात्रक क्या हुआ, मीटर, द्रव्यमान का क्या हुआ, किलोग्राम, और समय का जो मात्रक है वो सेकेंड हो गया। तो लंबाई का मात्रक हम मीटर को मानते हैं,
और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम को मानते हैं, समय का मात्रक हम सेकंड को मानते हैं। और इस तरीके से हम लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम और समय सेकंड, इनके आधार पर ये SI मात्रक है भौतिक राशियों को मापने की। दूसरा आता है दूरी। वास्तविक पथ जो वस्तु द्वारा तय किया जाता है उसे हम दूरी कहते हैं। मतलब कि जो भी रास्ता का वो चुनाव करता है और जिस रास्ते से वो होकर जाता है वो उसके बीच की दूरी कहलाती है। वास्तविक में 0 से शुरू होकर उसने सबसे पहले कितना 1, फिर 2, फिर 3 तक गया, फिर 3 से वो 4, 4 से फिर 5 तक गया। तो टोटल अगर मैं जोड़ूँ तो कितना, टोटल मैं दूरी अगर देखूँ तो 3 2 5, ठीक है, और 3 कितने हो गए टोटल 8। तो वस्तु की प्रारंभिक से अंतिम के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। देखो दूरी अलग हुई, विस्थापन अलग हुई। दूरी पथ की लंबाई पर निर्भर करता है लेकिन विस्थापन वह पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। वस्तु से सिर्फ वो दूरी को बताता है। वस्तु से अंतिम दूरी कितनी हुई, 2 मीटर की दूरी। ठीक, ये विस्थापन और दूरी में क्या होता है, अंतर होता है। मतलब विस्थापन सदिश राशि है और दूरी अदिश राशि है। ये भी इस चीज़ में क्या हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, देखो मैंने सबसे पहले क्या बताया था, सबसे पहले दूरी बताया कि वो पहले 3 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर वापस 3 मीटर आए। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि टोटल वो 8 मीटर चला पथ की लंबाई। विस्थापन में बोलूँ तो विस्थापन सीधी जाएगी तो 8 मीटर होगी। ठीक, अब मैं गति और वेग की बात करूँ तो देखो तीनों को v से ही प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, गति जितना रहेगा वही उसका क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। तो गति और वेग भी अगर मैं देखूँ, ठीक, तो गति बराबर होता है दूरी बटे समय। वेलोसिटी, मीटर मतलब दूरी, s मतलब उसमें क्या हुआ, समय का योगदान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से। और अगर वेग की बात करूं तो वो होता है विस्थापन बटे क्या होता है, बटे समय। मतलब सेम है दोनों। ठीक, बस मापने का सूत्र है वो सेम है, मात्रक अलग अलग है। इसमें हम दूरी को मापते हैं, इसमें हम विस्थापन को मापते हैं। विस्थापन सदिश राशि है जबकि गति अदिश राशि, क्योंकि दूरी उस पर अदिश लगा हुआ है। ठीक है, अब अदिश को तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने इस चीज़ को पहले ही समझा दिया है कि कौन सी सदिश राशि और कौन सी अदिश राशि है। ठीक, तो दूसरी अगर गति और वेग की बात करूं तो गति और वेग में एक चीज़ और स्पष्ट हो जाती है कि यदि एक सीधी रेखा में कोई वस्तु रखी हुई है तो वो कितने सेकंड में कितनी दूरी, जैसे यहाँ पर S1, S2, S3 और S4 लगी हुई है। ठीक है, S4 तक की श्रृंखला इसमें बनी हुई है। अब ये वस्तु आपस में जब गति करेगी तो उसके अनुसार से ये भी देखना जरूरी है कि तो वस्तु अगर S1 से S2, S2 से S3 और S3 से S4, T1 समय, T2 समय, T3 समय और T4 समय लेती है, तो औसत गति कितना हुआ। तो टोटल उसकी गति किए हुए और लगे समय को क्या करेंगे, हम जोड़ कर क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जैसे ही भाग देंगे हम फार्मूले में रखकर हमें उस वस्तु की औसत गति का मान आसानी से क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। मतलब इस, और अगर उसकी वेलोसिटी को ज्ञात करना है तो कितना, v1, v2, v3 और v4, ये इसकी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। तो ये औसत वेग को बताएगा, जिसके अनुसार से कितने भाग, 4 भाग, तो सीधे क्या करेंगे, 400 से भाग दे देंगे। तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ों को हम आसानी से इसमें ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ विरामावस्था और गति की, देखो विरामावस्था में वस्तु गति नहीं करती और वस्तु जब गति करती है तो वो गतिशील ही रहेगी। ये न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार होता है कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी और यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए उस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भाई बॉल को हम मारते हैं फुटबॉलर तो वो घर्षण जमीन से टकराने के कारण क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, कोई चीज़ गति करती रहती तो ब्रेक लगाते हैं तो रुकता है, और कोई चीज़ रुकी हुई है उसे हम धक्का मारेंगे तो वो आगे बढ़ जाता है। मतलब कहने का अर्थ होता है कि न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक पिंड अपनी विरामावस्था तथा सरल रेखा में एक समान गति आवान अवस्था में रहता है जब तक कि उस बाह्य बल से उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता। ठीक है,
अब एक बॉल आपके सामने रखी हुई, अब बिना मारे वो गति करेगी क्या? नहीं, लेकिन आप जैसे ही मारोगे वो गति करना शुरू हो जाएगा और ज़मीन में कुछ समय जाने के पश्चात वो गति करती रहती, परंतु ज़मीन के टकराव, घर्षण के कारण वो क्या हो जाती है, वहाँ पर रुक जाती है। ये बल लगाने के बाद देखिए नीचे घर्षण हो रहा है और वही घर्षण उस गति का विरोध कर रहा है, जिसके कारण वो रुक गई। मतलब न्यूटन के प्रथम नियम को फॉलो करता है। वस्तु स्थिर थी, बल लगाने के कारण ही उसमें गतिशील हुई, लेकिन फिर गति का विरोध हुआ और फिर वो अपनी स्थिति में परिवर्तन किया और फिर वो अपनी सामान्य अवस्था में वापस आ गई। तो इस तरीके से ये न्यूटन का प्रथम नियम होता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी। उसकी स्थिति में तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। कार चल रही है, चलती रहेगी। बुक एक जगह बेंच में रखी हुई रहेगी। बुक स्थिर है, लेकिन जो कार है वो चल रही है, चलती रहेगी। कब तक? जब तक भी हम उस पर कोई बल ना लगाते। मतलब अगर मैं ब्रेक लगाऊं तो रुकेगा, पेट्रोल समाप्त हो गया, इंजन काम करना बंद किया तो वो रुक जाएगी, क्योंकि उस पर बल काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो ये न्यूटन की गति के प्रथम नियम का सापेक्ष एक अच्छा उदाहरण है कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी और यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। उसकी स्थिति में तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे बुक स्थिर है, कार गतिशील ही है। ठीक, तो न्यूटन किसी भी पिंड पर लगने वाला नेट बाह्य बल शून्य है तो उसका त्वरण भी शून्य होगा। शून्यतर त्वरण केवल तभी हो सकता है जब पिंड पर कोई नेट बल, बाह्य बल लगता है। सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, वस्तु इतनी भारी है कि हम उसे बल लगा रहे हैं लेकिन इधर उधर नहीं जाएगी। मान के चलो संवेग मतलब द्रव्यमान गुणित वेग को क्या कहते हैं हम? संवेग कहते हैं। किसी पिंड के संवेग उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल द्वारा परिभाषित किया जाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है संवेग, अर्थात P बराबर कितना हो जाएगा? अनुमान लगाइए। देखो P बराबर हो जाएगा वो m × v हो जाएगा। मतलब द्रव्यमान गुणित वेग को ही हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। और याद रखिए, संवेग जो है वो एक सदिश राशि है। क्या है? एक सदिश राशि है। संवेग जो है एक सदिश राशि है। तो P बराबर mv। जैसे कोई वस्तु में दो चीज़ें होती हैं भाई, एक ट्रक है बड़ा सा और एक छोटा सा ट्रक, दोनों आपस में टकराएंगे। ठीक है, तो दोनों के संवेग में परिवर्तन होगा कि नहीं? किस पर निर्भर करता है? दोनों के वेग में परिवर्तन और दोनों के द्रव्यमान पर। ठीक, किस पर निर्भर करता है? दोनों के द्रव्यमान और दोनों के किस पर? त्वरण पर या वेग पर। फिर जितने तेजी से टकराएंगे उतनी तेजी से उस पर बल लगेगा और जितने कम वेग से टकराएंगे उतने कम वेग से लगेगा। और दूसरा, अगर मैं बात करूं, ऊपर से दो वस्तुओं को गिराऊं, ठीक है, एक हल्की और एक भारी, तो कौन सा पहले गिरेगा? अनुमान लगाइए कौन सा? जो भारी होगा वो पहले गिरेगा और जो हल्की होगा वो बाद में गिरेगा। अर्थात किसी भी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। यही इन दोनों में संबंध को बताता है। अर्थात समान समय पर लगाया गया समान बल विभिन्न पिंडों में संवेग परिवर्तन कहलाता है या करता है। और ये परिवर्तन संवेग को बतलाने में क्या रहता है? सक्षम हो जाता है। अर्थात आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि अगर हम गोला घुमाते भी हैं या बॉल को पकड़ते हैं तो भी वो संवेग पर निर्भर करता है। ठीक, गोले को जैसे रस्सी में बांध दे तो चारों तरफ वो रस्सी से खींचने के कारण अंदर खींच जाता है और चारों तरफ से वो वृत्ति पथ पे क्या करने लगता है? गति करने लगता है और तब तक गति करते रहता है। ठीक, अब इसी के नियम पर रोलर को खींचते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा आसान लगेगा कि हाथी को रोलर पे बैठा के खींचना आसान लगेगा? किस में ज़्यादा बल लगेगा? अब एक डॉगी को पकड़ के आसानी से खींच सकते हैं, लेकिन एक हाथी को रखकर आसानी से नहीं खींच सकते। ठीक है, ये न्यूटन की कल्पना करना है। मतलब न्यूटन के अगर मैं दूसरे नियम की बात करूँ, ठीक है, तो किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के बराबर होता है। देखिए, मैंने थोड़ा
कितना 10 न्यूटन का बल लगाया तो वस्तु थोड़ी दूरी में गई, लेकिन मैं 30 न्यूटन का अधिक बल लगाया तो वस्तु सीधे टेबल से क्या हो गई, नीचे गिर गई। मतलब किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन उस पर लगाए गए बल के क्या होता है, बराबर होता है। तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम की बात करूँ तो किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, अर्थात उसी दिशा में होती जिस दिशा में बल कार्य करता है। ठीक है, तो एफ के पी टी या एफ समानुपाती एफ टी के एक अनुपातिक स्थिरांक है, वह अनुपातिक मान को हटाकर उसकी जगह लगाया जाता है। ठीक है, ये इसके मानक रूप को बतलाता है। ठीक, अर्थात न्यूटन के द्वितीय नियम इसी पर आधारित है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके संवेग परिवर्तन के दर की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होता है। अतः हम के लिए कोई नियत मान चुनने के लिए स्वतंत्र है। तो F बराबर कितना होता है, m है, मतलब F बल, द्रव्यमान और त्वरण। ये F जो बल को दर्शाता है, m पिंड मतलब उस वस्तु के द्रव्यमान को दर्शाता है, और a क्या दर्शाता है, a उसके त्वरण को प्रदर्शित करता है। इसको प्रदर्शित करता है, वो उसके त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से ये न्यूटन की गति का क्या हो जाता है, दूसरा नियम होता है। अब हम कुछ प्रश्न के आंसर देखते हैं। जैसे तीव्र और मंद गति किसे, तीव्र गति वह गति जब कोई वस्तु किसी अन्य गतिमान वस्तु की तुलना में तेज से गति से चलती है। मंद जो किसी वस्तु की तुलना में क्या करती है, धीमी गति से चलती है। तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे हम मंद कहेंगे, और एक को क्या कहेंगे, तीव्र कहेंगे। तो इस तरीके से ये प्रश्न के उत्तर हुआ। ठीक है, दूसरा, किसी वस्तु की चाल क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल एक सदिश राशि है और इसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, याद रखना। ठीक है, तीसरा, किसी वस्तु की औसत चाल क्या होती है। देखिए, किसी भी वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी और दूरी तय करने में लगे कुल समय के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात तय की गई कुल दूरी बटे दूरी तय करने में लगा कुल समय, इन दोनों के अनुपात यानी भाग को ही क्या कहा जाता है, औसत चाल वस्तु का कहते हैं। असमान और समान गति में क्या है, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गतिमान होती है और चाल में परिवर्तित होती है तो हम कह सकते हैं वस्तु असमान गति है। लेकिन इसके विपरीत यदि कोई वस्तु सरल रेखा में गतिमान है और वस्तु की चाल नियत है तो वस्तु क्या है, समान गति, मतलब समान समय में समान दूरी तय करती है तो समान गति, और समान समय में असमान दूरी तय करती है तो वो असमान गति कहलाती है। तो इस तरीके से समान और असमान गति भी स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं किसी वस्तु का वेग क्या होता है, तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को उस वस्तु का वेग कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को उस वस्तु का वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है और इसे व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है और दोनों पर ही ये क्या होती है, निर्भर होती है। अगला प्रश्न की ओर अगर मैं बढ़ूँ तो हम एक सरल लोलक कैसे बना सकते हैं। एक सरल लोलक धातु या लकड़ी के छोटे से गोले को किसी दृढ़ स्टेंट के धागे से बांधकर निलंबित करके बनाया जा सकता है। और यह धातु की लकड़ी या गोलक कहते हैं। धातु अथवा लकड़ी के गोलक को इसमें क्या किया जा सकता है, लिया जा सकता है। ठीक, अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े तो समय का एसआई मात्रक क्या है और बड़े मात्रक क्या है। समय का एसआई मात्रक सेकंड है, एस द्वारा रचित किया जाता है, और इसका बड़ा मात्रक क्या है, मीटर है, सॉरी क्या है, मिनट तथा घंटा है। क्या है, मिनट तथा घंटा इसका बड़ा मात्रक है। अब अगला प्रश्न अगर देखिए, चाल के मात्रक क्या है, तो चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है और इसके अन्य मात्रक मीटर प्रति मिनट और किलोमीटर और प्रति घंटा है।
ठीक है, मीटर सेकंड में, मीटर मिनट में और किलोमीटर घंटा में। वाहन में किस किस प्रकार के मीटर लगे होते हैं? देखो, मोटरसाइकिल, बस, स्कूटर, कार इत्यादि वाहन चालकों को मापने के लिए चाल मापी होता है। वाहनों की अन्य मीटर भी होता है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। मीटर को पथ मापी भी कहा जाता है, अर्थात ओडोमीटर भी कहते हैं। वाहनों में इस प्रकार के मीटर लगे होते हैं, चाल मापी और पथ मापी, दोनों प्रकार के मीटर लगे होते हैं। ग्राफ नापते समय किन बातों का, देखो, प्रत्येक राशि अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच का अंतर, प्रत्येक मात्रा के मध्यवर्ती मान, ताकि उनके मानक ग्राफ को चुने पैमाने के आधार पर अंक की टिक लगा सके। जो ग्राफ में मैंने शुरू वीडियो में दिखाया था, जिस पेपर का ग्राफ खींचना है उसे अधिकतम भाग का उपयोग करना चाहिए, अर्थात ग्राफ को बड़ा और स्पष्ट रखना चाहिए ताकि वो स्पष्ट रूप से बन सके, छोटा नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा मैं अगर बात करूं कि इसमें और क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो अगला अगर मैं बात करूं तो ये दोनों चीज़ें इसके क्या ध्यान रखने योग्य होती है। जिस पेपर पर ग्राफ खींचना है उसका अधिकतम भाग का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, इससे कम या ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ग्राफ पर दो चीज़ें होती है, एक्स अक्ष धनात्मक बिंदु ओ की दाईं ओर होता है, जबकि ऋणात्मक ओ बिंदु के बाईं ओर होता है, और फाई अक्ष राशि के धनात्मक बिंदु ऊपर की ओर तथा ऋणात्मक बिंदु कहाँ होता है, नीचे की ओर होता है। ये ग्राफ में धनात्मक और ऋणात्मक होती है एक्स और वाई अक्ष में। हम ये देखते हैं कि ग्राफ में हमेशा एक्स और वाई दोनों अक्ष होते हैं, तो ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक। उसी तरीके से एक्स अक्ष में दाएं तरफ धनात्मक और बाईं तरफ क्या हो जाता है, वो ऋणात्मक हो जाता है। तो इस प्रकार से दाईं और बाईं ये दोनों की ओर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चीज़ें स्पष्ट तौर पे होती है। समय को मापने की सबसे सामान्य युक्ति क्या है? समय को मापने की सबसे सामान्य युक्ति घड़ियाँ हैं। घड़ियों की कार्यविधि में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। आवर्ती गति का एक प्रमुख अच्छा उदाहरण है सरल लोलक। तो आप सभी को समझ में आया होगा।